हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फोरम। दोस्तों, आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 12 होगा यूपी जीके स्पेशल। इंपॉर्टेंट है बीपीओ के लिए या यूपी ट्रिपल एससी की किसी भी एग्जाम के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि अगस्त 2024 में किसे उत्तर प्रदेश यहाँ पर होगा, किसे उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो एससी एसटी आयोग के जो अध्यक्ष हैं, इसमें से पूछा जा रहा है किसे नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों, ये आपके बैजनाथ रावत हैं और ये पूछा जाए ये कहाँ के हैं। ये बाराबंकी के पूर्व विधायक रह चुके हैं। क्लियर, ये बाराबंकी के पूर्व विधायक भी रह चुके हैं, पूर्व विधायक। क्लियर। इसके अलावा दोस्तों कुछ नई अपॉइंटमेंट और हुई हैं जो एग्जाम ओरिएंटेड हैं, उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। क्लियर। जैसे अब हम लोग डिस्कस करेंगे उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग। क्लियर। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष पूछी जाए तो आप क्या बताएंगे? उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग। तो उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष जो हैं वो हैं बबीता चौहान। इंपॉर्टेंट है बबीता चौहान। और ये कहाँ से हैं? ये आपकी आगरा की रहने वाली हैं। क्लियर। बबीता चौहान उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग की अध्यक्ष पूछी जाए तो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग के अध्यक्ष दोस्तों कीर्ति पांडे हैं। कीर्ति पांडे। कीर्ति पांडे उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं। इसके अलावा दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष पूछा जाए, वर्ग आयोग। अगर दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष पूछा जाए तो आप कहेंगे राजेश वर्मा। क्लियर। राजेश वर्मा उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हैं। इसके अलावा दोस्तों आप बताएंगे एक और इम्पोर्टेंट है उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव। उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं, ये भी पूछा जाता है, मुख्य सचिव। तो अगर हम उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव की बात करें तो आपके मनोज कुमार सिंह उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव हैं। इसके अलावा दोस्तों इसको मिनिमाइज करेंगे, जगह कम पड़ गई। ये तो हम लोगों ने देख लिया कि कौन से आयोग के क्या अध्यक्ष हैं। क्लियर। इसके अलावा दोस्तों एक दो और इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट है, जैसे कि अगर हम लोग बात करें उत्तर प्रदेश के नए राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन है। उत्तर प्रदेश के नए राज्य निर्वाचन आयुक्त, ये सारी अपॉइंटमेंट याद होनी चाहिए, पूछ दी जाती हैं। तो ये आपके राज प्रताप सिंह हैं। कौन है? राज प्रताप सिंह। राज प्रताप सिंह कौन है? राज्य निर्वाचन आयुक्त हैं, इस बात को याद रखेंगे। इसके अलावा दोस्तों याद रखेंगे उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सूचना आयुक्त। तो उत्तर प्रदेश राज्य के नए मुख्य सूचना आयुक्त, मुख्य सूचना आयुक्त, तो ये आपके बने हैं राजकुमार विश्वकर्मा। क्लियर। राजकुमार विश्वकर्मा। क्लियर। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेंगे, याद कर लेंगे, या जैसे भी आपको उचित लगे याद कर लें। क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि सूची 1 एवं सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट के सही उत्तर दीजिए। तो ये हमें पता होना चाहिए कि कौन सा कहाँ है, फिर हम लोग आंसर करेंगे। अगर दोस्तों हम कनक भवन की अगर बात करें तो कनक भवन आपका अयोध्या में, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। कनक भवन कहाँ है? अयोध्या में। इसके अलावा दोस्तों कालिंजर का दुर्ग है या कालिंजर का किला कहाँ है? आपका बांदा में है, इस बात को याद रखेंगे। देवा शरीफ की अगर हम बात करें तो देवा शरीफ आपका कहाँ है? बाराबंकी में। जबकि कामतगिरी पर्वत की अगर हम बात करें तो कामतगिरी पर्वत आपका चित्रकूट में है, याद रखेंगे। तो अपने इंडिविजुअल याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। तो ए का कौन सा है? ए का 4 ऑप्शन है। बी का क्या है? बी का 3 है।
सी का आपका 2 है और डी का 1 है। तो 4, 3, 2, 1 इसका राइट आंसर होना चाहिए। 4, 3, 2, 1 ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। क्लियर? बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसका क्षेत्रफल सर्वाधिक है? इन जिलों में पूछा जा रहा है किसका क्षेत्रफल सबसे अधिक है। क्लियर? तो आप जानते हैं कि लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला जो है क्षेत्रफल के आधार पर लखीमपुर खीरी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लखीमपुर खीरी इज अ राइट आंसर। इसके अलावा दोस्तों हम लोग देखें सबसे बड़े जिले देखें घटते क्रम में। घटते क्रम में। क्लियर? क्षेत्रफल के आधार पर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। तो क्षेत्रफल के आधार पर उत्तर प्रदेश के सबसे बड़ा और घटते क्रम में देखेंगे तो सबसे बड़ा जिला जो है दोस्तों उत्तर प्रदेश का है लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी। अगर इसके एरिया की अगर हम बात करें तो 7680 वर्ग किलोमीटर लखीमपुर का एरिया है। फिर इससे छोटा जो एरिया है वो है आपका सोनभद्र। दूसरा सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के आधार पर सोनभद्र है, इस बात को भी याद रखेंगे। क्लियर? और सोनभद्र का एरिया पूछा जाए तो आप बताएंगे 6788 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है। इसके अलावा दोस्तों सोनभद्र के बाद उत्तर प्रदेश का तीसरा सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के आधार पर वो है आपका हरदोई। हरदोई ये सारे सिक्वेंस हरदोई होगा। क्लियर? ये याद होने चाहिए। इसका है 5947 वर्ग किलोमीटर एरिया है। इसके अलावा चौथा सबसे बड़ा जिला जो है वो है आपका सीतापुर। क्लियर? सीतापुर। और सीतापुर का एरिया जो है 5741 वर्ग किलोमीटर है। क्लियर? ये चारों ही याद होने चाहिए। सबसे बड़े जिले क्रम से प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों हम लोग बात करेंगे सबसे छोटा जिला। सबसे छोटे जिले ये भी क्या है क्षेत्रफल के आधार पर हम लोग बात कर रहे हैं। क्लियर? तो क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा जिला अगर हम लोग देखें ये बढ़ते क्रम में देखेंगे तो सबसे छोटा जिला उत्तर प्रदेश का है आपका हापुड़। फिर क्लियर? हापुड़ उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला है जिसका एरिया 660 वर्ग किलोमीटर है। ठीक? उत्तर प्रदेश का दूसरा सबसे छोटा जिला जो है वो आपका भदोई है। भदोई जो संत कबीर नगर भी जानते हैं इसको। इसका एरिया है 1015 वर्ग किलोमीटर। तीसरा सबसे छोटा जिला जो है उत्तर प्रदेश का वो है आपका, इसका सीक्वेंस ये ऐसा होगा, सॉरी। तीसरा सबसे छोटा जिला जो है वो है आपका गाजियाबाद। गाजियाबाद। और गाजियाबाद का एरिया अगर पूछा जाए तो 1034 वर्ग किलोमीटर गाजियाबाद का एरिया है। चौथा सबसे छोटा जिला है शामली। शामली डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश का चौथा सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है जिसका एरिया है 1067.58 वर्ग किलोमीटर। क्लियर? ये याद रखेंगे। इसके अलावा दोस्तों अगर हम उत्तर प्रदेश का एरिया अगर हम बात करें, एक पेज जोड़ लेते हैं। एक पेज जोड़ते हैं। अब ओवरऑल हम उत्तर प्रदेश का अगर हम लोग बात करें, उत्तर प्रदेश का टोटल एरिया पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे? यूपी का टोटल एरिया कितना है? तो दोस्तों 2,40,928 वर्ग किलोमीटर उत्तर प्रदेश का एरिया है। क्लियर? उत्तर प्रदेश का एरिया टोटल भारत का अगर पूछा जाए तो इंडिया का 7.33% है। ठीक? उत्तर प्रदेश का एरिया टोटल भारत का कितना प्रतिशत है? 7.33% है। उत्तर प्रदेश का अगर स्थान पूछा जाए भारत में तो उत्तर प्रदेश चौथा सबसे बड़ा राज्य है। क्लियर? और सबसे पहला इससे बात पूछें तो सबसे बड़ा क्षेत्रफल के आधार पर राज्य की बात करें राजस्थान, दूसरे नंबर पर आता है आपका एमपी और तीसरे नंबर पर आता है महाराष्ट्र, तब जाके कहीं चौथे नंबर पर आता है अपना उत्तर प्रदेश। क्लियर? इसके अलावा अगर हम आपसे पूछें कि इंडिया का एरिया कितना है, अगर इंडिया का एरिया बात करें तो इंडिया का एरिया 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। इंडिया पूरे विश्व में कितने नंबर पर है? क्षेत्रफल के आधार पर भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत दोस्तों 7वें स्थान पर है पूरे विश्व में। अगर एरिया की परसेंटेज की हम बात करें, पूरे वर्ल्ड का लैंड भूमि मतलब लैंड का उत्तर प्रदेश भारत का कितना परसेंट एरिया है? तो भारत 2.4% है एरिया के मामले में। क्लियर? ये बात भी याद रखेंगे।
बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक बांध उत्तर प्रदेश में नहीं है? इसमें से पूछा जा रहा है कि कौन सा बांध उत्तर प्रदेश में नहीं है। क्लियर? अगर दोस्तों हम अडवा डैम की बात करें, अडवा डैम, अडवा डैम जो है जो ये दोस्तों आपके मिर्जापुर में है। कहाँ पर है? मिर्जापुर में। इसके अलावा दोस्तों औरोरा बांध की अगर हम बात करें, ये भी आपका मिर्जापुर में है। औरोरा बांध का है मिर्जापुर में। बदुआ बांध की बात करें दोस्तों, बदुआ बांध जो है आपका बांका में है। और बांका कहाँ है? बांका आपका बिहार में। बघेलखंड आप जानते हैं, बघेलखंड डैम ये एक बांध भी है बघेलखंड नाम से, और ये आपका कहाँ पर है? बलरामपुर में है। बलरामपुर। क्लियर? बलरामपुर आप जानते हैं कि यूपी में है, जो कि नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी इज अ राइट आंसर। बदुआ जो है उत्तर प्रदेश में बांध नहीं है। इसके अलावा दोस्तों यूपी के कुछ इंपॉर्टेंट बांध की हम बात करें, कुछ इंपॉर्टेंट डैम जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, कौन सा डैम किस नदी पर है ये भी पूछा जाता है। क्लियर? तो दोस्तों हम लोग बात करें, जैसे कि हम लोग बात करते हैं गोविंद वल्लभ पंत सागर। क्लियर? ये एक बांध भी है, ये एक झील भी है, कृत्रिम झील है ये। ये दोस्तों आपका रेहंद नदी पर है, रेहंद नदी पर, और ये है कहाँ पर? ये आपका सोनभद्र में, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। ठीक, गोविंद बल्लभ पंत सागर किस नदी पर है? रेहंद नदी पर है, और कहाँ पर है? सोनभद्र में है। इसके अलावा दोस्तों आपसे पूछा जाता है ओबरा बांध। ओबरा बांध की अगर हम बात करें तो दोस्तों ये भी आपका रेहंद नदी पर है। रेहंद नदी पर अगर आपका लोकेशन पूछा जाए तो ये आपका सोनभद्र में है। क्लियर? सोनभद्र। इसके अलावा अगर हम लोग दोस्तों बात करें, इंपॉर्टेंट है माता टीला बांध। माता टीला बांध की अगर हम लोग बात करें तो आप कहेंगे ये आपका बेतवा नदी पर है। बेतवा नदी पर, और ये है कहाँ पर? ये आपका ललितपुर में है। ललितपुर वही जो मध्य प्रदेश से तीनों ओर से घिरा हुआ है। क्लियर? इसके अलावा दोस्तों हम बात करें परीक्षा बांध। परीक्षा बांध भी इंपॉर्टेंट है, और परीक्षा बांध आपका ये भी आपका बेतवा नदी पर है। बेतवा रिवर पर बना हुआ है, और ये आपका कहाँ पर है? ये आपका झांसी में है। क्लियर? इसके अलावा दोस्तों आपका गढ़वा बांध। गढ़वा बांध की अगर हम बात करें तो गढ़वा बांध दोस्तों ये गढ़वा नदी पर ही है, और ये आपका चित्रकूट में है। चित्रकूट। इसके अलावा दोस्तों पूछा जाता है अर्जुन बांध। अर्जुन बांध दोस्तों ये अर्जुन नदी पर है, और ये आपका महोबा में है। बट इस बांध का लाभ हमीरपुर को भी मिलता है। तो अगर लाभान्वित पूछा जाए तो महोबा और हमीरपुर दोनों ही होंगे, बाकी ऑप्शन के हिसाब से आप क्लिक करेंगे। क्लियर? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डैम थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा बदुआ इज अ राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय कथक संस्थान स्थित है। इंपॉर्टेंट है। तो उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय कथक संस्थान जो है ये आपका लखनऊ में है। कहाँ पर है ये लखनऊ में है। और ये किस विभाग के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों ये संस्कृति विभाग के अंतर्गत आता है। संस्कृति विभाग। अगर इसकी पूछा जाए कि इसकी स्थापना कब हुई, ये ईयर भी पूछी जाती है। तो दोस्तों ये 1988-89 में इसकी स्थापना हुई। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लखनऊ इज अ राइट आंसर। क्लियर? बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय चैम्बर ऑफ उद्योग एवं वाणिज्य उत्तर प्रदेश अवस्थित है। ये राष्ट्रीय चैम्बर ऑफ उद्योग एवं वाणिज्य उत्तर प्रदेश कहाँ पर अवस्थित है? तो ये दोस्तों आपका आगरा में है। ये आपका कहाँ है? आगरा में। और इसकी स्थापना की अगर हम बात करें तो ये दोस्तों 1949 को स्थापित हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आगरा इज ए राइट आंसर। बाकी अगर हम दोस्तों आगरा की अगर हम बात करें तो आगरा में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। जैसे कि आपसे पूछा जाए सुर सरोवर झील कहाँ पर है? सुर सरोवर झील। तो आप कहेंगे कि सुर सरोवर झील तो आगरा में है। पूछा जाता है कि कैलाश मेला कहाँ लगता है? अगर आपसे पूछा जाए कैलाश मेला कहाँ लगता है तो आप कहेंगे आगरा में लगता है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर बटेश्वर मेला की बात की जाए तो आप कहेंगे कि बटेश्वर मेला आगरा में लगता है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर कन्हैया लाल माणिक लाल
माणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान है, केंद्रीय हिंदी संस्थान। क्लियर? कहाँ पर है? ये आपका आगरा में है। क्लियर? बाकी आगरा के बारे में हम लोग बहुत पहले इससे पहले डिस्कस किए हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में सॉफ्टवेयर और बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र अवस्थित है। सॉफ्टवेयर की बात करें और बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग उद्योग की बात करें तो ये उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा केंद्र जो है वो आपका नोएडा में है। कहाँ पर है? नोएडा। क्लियर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नोएडा इज अ राइट आंसर। बाकी अगर नोएडा की फुल फॉर्म की अगर बात करें तो इसकी फुल फॉर्म है दोस्तों न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। क्लियर? ये नोएडा की फुल फॉर्म होती है। नोएडा है कहाँ पर? नोएडा दोस्तों गौतम बुद्ध नगर में है, ये इसको याद रखेंगे। क्लियर? बाकी नोएडा की अगर हम बात करें तो यहाँ पर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर प्रिवेंशन एवं रिसर्च। क्लियर? तो यहाँ पर क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर प्रिवेंशन एंड रिसर्च। ये कहाँ पर है? ये आपका नोएडा में याद रखेंगे। बाकी नोएडा में दोस्तों नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल्स है। यहाँ पर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल्स, ये कहाँ है? ये आपका नोएडा में है। बाकी दोस्तों नोएडा में आपका इंपॉर्टेंट है बीबी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट। क्लियर? बीबी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट, ये आपका नोएडा में, इस बात को याद रखेंगे। क्लियर? बाकी नोएडा में दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक सिटी है। इलेक्ट्रॉनिक सिटी कहाँ पर है? इलेक्ट्रॉनिक सिटी की अगर हम बात करें तो आप बताएंगे इलेक्ट्रॉनिक सिटी आपका नोएडा में है। क्लियर? इसके अलावा दोस्तों नोएडा को और क्या कहा जाता है? यहाँ पर और क्या क्या है? यहाँ पर दोस्तों टॉय सिटी। टॉय सिटी कहाँ पर है? या खिलौना सिटी कहाँ पर है? आपका नोएडा में है। बाकी नोएडा किस मंडल के अंतर्गत आता है? दोस्तों नोएडा जो है मेरठ मंडल के अंतर्गत आता है, इस बात को याद रखेंगे। किस मंडल के अंतर्गत आता है? मेरठ। और मेरठ मंडल के अंतर्गत कितने जिले आते हैं? 6 जिले आते हैं, इस नंबर को भी याद रखेंगे। बाकी दोस्तों नोएडा में पता है ना आपको भारत का पहला नाइट सफारी, तो भारत का पहला नाइट सफारी कहाँ है? भारत का पहला नाइट सफारी, भारत का पहला नाइट सफारी आपका नोएडा में, इस बात को याद रखेंगे। पटेल लोक सांस्कृतिक संस्थान कहाँ पर है? आपसे पूछा जाए पटेल लोक सांस्कृतिक संस्थान, लोक सांस्कृतिक संस्थान पूछा जाए तो आप कहेंगे कि ये तो आपका नोएडा में है। बाकी नोएडा में दोस्तों ओखला वन्यजीव विहार भी है। कौन सा? ओखला वन्यजीव विहार। क्लियर? ओखला वन्यजीव विहार, आप सुने और इनको लिखें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो ओखला वन्यजीव विहार पूछा जाए तो आप कहेंगे नोएडा में है। क्लियर? पंडित दीनदयाल उपाध्याय पुरातत्व संस्थान कहाँ पर है? नोएडा है। आप ये लिख लेंगे पंडित दीनदयाल उपाध्याय पुरातत्व संस्थान कहाँ पर है? नोएडा में, याद रखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में राज्य की पहली एकीकृत हरित शहरी सड़क, इंपॉर्टेंट है, किस शहर में बनाई जाएगी? ठीक है, राज्य की पहली है इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और एकीकृत हरित शहरी सड़क की अगर हम बात करें तो दोस्तों ये आपका मेरठ में बनाया जाएगा। कहाँ पर? मेरठ में इसको बनाया जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरठ इज अ राइट आंसर। और अगर ये बताएं ये सड़क कितनी किलोमीटर की होगी तो 2.15 किलोमीटर ये लंबी होगी, इस बात को याद रखेंगे। बाकी दोस्तों मेरठ की अगर हम बात करें तो मेरठ में आपका लगता है नौचंदी मेला। क्लियर? नौचंदी मेला। और हमने जब जब नौचंदी मेला की बात की है तो इसके साथ साथ हमने सरधना मेला की बात की है। क्लियर? इसी तरह से याद होना चाहिए। जब भी आप नौचंदी मेला की बात करें तो इसके साथ साथ आप सरधना मेला के भी माइंड में जिक्र करेंगे। क्लियर? तो ये दोनों कहाँ लगते हैं? मेरठ में लगते हैं। बाकी यहाँ पर दोस्तों सेंट्रल पोटैटो रिसर्च का स्टेशन है। सेंट्रल पोटैटो रिसर्च
स्टेशन कहाँ पर है? केंद्रीय आलू अनुसंधान का एक इकाई मेरठ में बनी हुई है। बाकी दोस्तों मेरठ जो है ना कैंची उद्योग का प्रमुख केंद्र है। उत्तर प्रदेश में कैंची उद्योग का प्रमुख केंद्र कहाँ पर है? प्रमुख केंद्र वो आपका मेरठ में है, इस बात को याद रखेंगे। बाकी दोस्तों मेरठ में जो हवाई अड्डा है इंटरनेशनल उसका नाम क्या है? तो यहाँ पर दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भीमराव अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हवाई अड्डा कहाँ पर है? ये आपका मेरठ में है। बाकी मेरठ में दोस्तों आप जानते हैं कि सरदार पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय है। तो पूछा जाएगा कि सरदार पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ पर है? प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पूछा जाए तो आप कहेंगे ये तो मेरठ में है। बाकी दोस्तों मेरठ मंडल के अंतर्गत कितने जिले आते हैं? 6 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। क्लियर? और इसके अलावा यहाँ पर विद्या विश्वविद्यालय है। ठीक, यहाँ पर एक निजी क्षेत्र का विद्या विश्वविद्यालय बन रहा है। विद्या विश्वविद्यालय ये किस प्रकार का है? ये आपका निजी क्षेत्र का है। क्लियर? ये एक प्राइवेट विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है। कई जिलों में बनाए जा रहे हैं। यहाँ पर विद्या विश्वविद्यालय आपका मेरठ में बनाया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर कर्मचारी राज्य बीमा निगम अस्पताल का शिलान्यास मोदी जी ने किया। एक कर्मचारी राज्य बीमा निगम राज्य बीमा निगम अस्पताल ठीक, यहाँ पर एक अस्पताल बनना है जो राज्य जिसका नाम होगा कर्मचारी राज्य बीमा निगम अस्पताल और इसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी ने किया था। क्लियर? बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ये कुछ इंस्टीट्यूट दिए गए और या संस्था दी गई हैं जिनका हेडक्वार्टर पूछा गया है और जो मैच नहीं है वो आंसर बताने। इनमें से कोई नहीं भी ऑप्शन है जो आज के नए पैटर्न के आधार पर दिया गया है। अगर दोस्तों हम पिकअप की हम बात करें, पिकअप आपका कहाँ है? ये आपका लखनऊ में है। ये बिल्कुल आपका ठीक है। क्लियर? बाकी राज्य चर्म विकास एवं विपणन निगम ये कहाँ पर है? ये आपका आगरा में। उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम की अगर हम बात करें, ये आपका कानपुर में। जबकि लाल बहादुर शास्त्री गन्ना विकास संस्थान की अगर हम बात करें, ये आपका लखनऊ में नहीं है। ठीक, ये लखनऊ में ना होकर ये फिर कहाँ पर है? ये आपका लखनऊ में है, मतलब मेरठ में ना होकर ये आपका लखनऊ में है। क्लियर? और इसकी स्थापना की अगर हम बात करें तो दोस्तों 1975 में इसकी स्थापना हुई थी, इस बात को याद रखेंगे। इसका पुराना नाम पूछा जाए तो इसका पहले नाम था उत्तर प्रदेश गन्ना किसान संस्थान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज कहाँ अवस्थित है? गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज की अगर हम बात करें, ये दोस्तों आपका लखनऊ में अवस्थित है। कहाँ पर है? लखनऊ में। और अगर इसकी स्थापना की अगर हम बात करें तो ये 1 अगस्त 1975 को इसकी स्थापना हुई थी। क्लियर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ इज अ राइट आंसर। इसके अलावा दोस्तों उत्तर प्रदेश में और स्पोर्ट कॉलेज हैं, उनके डिस्कस कर लेते हैं। यदि आपसे पूछा जाए वीर बहादुर सिंह पुरुष एवं महिला वीर बहादुर सिंह पुरुष व महिला स्पोर्ट्स कॉलेज की अगर हम बात करें, स्पोर्ट्स कॉलेज क्लियर, तो ये आपका गोरखपुर में इंपॉर्टेंट है। क्लियर? कहाँ पर है? गोरखपुर में है। और इसकी स्थापना की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना 1988 में हुई थी, इस बात को याद रखेंगे। इसके अलावा दोस्तों एक और आपका स्पोर्ट कॉलेज है जिसका नाम है मेजर ध्यानचंद पुरुष स्पोर्ट्स कॉलेज। क्लियर? मेजर ध्यानचंद पुरुष स्पोर्ट्स कॉलेज। ये क्या मिस्टेक होगी?
सॉरी, तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं मेजर ध्यानचंद पुरुष स्पोर्ट कॉलेज की अगर हम बात करें, तो ये कहाँ पर है? ये आपका इटावा में है। इटावा में कहाँ? सैफई। क्लियर? ये आपका सैफई में है और सैफई कहाँ पर है? इटावा में है। ये भी इम्पोर्टेंट है स्पोर्ट कॉलेज उत्तर प्रदेश में 3 ही जगह हैं फिलहाल, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11 की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश प्रारंभिक शिक्षा के लिए स्कूल चलो अभियान कब शुरू हुआ? तो दोस्तों ये स्कूल चलो अभियान जो है दोस्तों ये शुरू हुआ था जुलाई 2000 में। क्लियर? जुलाई सन 2000 में इसको शुरू किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 2000 इज अ राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न नंबर 12 क्या कह रहा है कि अति लोकप्रिय धार्मिक पत्रिका कल्याण प्रकाशित होती है। ये दोस्तों कल्याण पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है? मथुरा से, ऋषिकेश से, गोरखपुर से या वाराणसी से या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों अगर हम कल्याण पत्रिका की हिस्ट्री के बारे में देखें तो सबसे पहले ये जो कल्याण नाम की पत्रिका है ये होती थी आपकी बम्बई से। कहाँ से? सर्वप्रथम इसका बम्बई से प्रकाशन हुआ। सर्वप्रथम इसका प्रकाशन कहाँ से हुआ? सर्वप्रथम ये जो है बम्बई से प्रकाशित हुई थी और बम्बई से ये कब? 1926 में सबसे पहले ये बम्बई से प्रकाशित होती थी। क्लियर? फिर बाद में क्या हुआ? 1927 ईस्वी से इसको जो है गीता प्रेस प्रकाशित करने लगा। गीता प्रेस। और गीता प्रेस कहाँ पर है? गीता प्रेस आप जानते हैं गोरखपुर में है। ये भी याद रखेंगे, पूछा जाता है। क्लियर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोरखपुर इज राइट आंसर। ये वर्तमान समय में गोरखपुर द्वारा प्रकाशित की जाती है। इंपॉर्टेंट है कल्याण पत्रिका। अगर इसके हम संस्थापक की अगर हम बात करें, इस पत्रिका के संस्थापक कौन है? अगर संस्थापक की बात की जाए तो दोस्तों इसके संस्थापक हैं आपके हनुमान प्रसाद पोद्दार। क्लियर? हनुमान प्रसाद पोद्दार इसके संस्थापक हैं। इसके अलावा दोस्तों कुछ और इम्पोर्टेंट हैं पत्रिकाएं जो इम्पोर्टेंट पूछी जाती हैं। जैसे अगर आपसे पूछा जाए उत्तर प्रदेश का या उत्तर प्रदेश से निकलने वाला पहला हिंदी पत्र। क्लियर? उत्तर प्रदेश का पहला दैनिक हिंदी पत्र पूछा जाए, दैनिक हिंदी पत्र। क्लियर? हिंदी पत्र। तो यूपी की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश का पहला दैनिक हिंदी पत्र अगर आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे बनारस अखबार। क्लियर? बनारस अखबार उत्तर प्रदेश का पहला दैनिक हिंदी पत्र है। क्लियर? और ये जो है आपका किस इसके संस्थापक कौन है या किनके द्वारा ये प्रकाशित की गई? तो राजा शिव प्रसाद द्वारा। क्लियर? राजा शिव प्रसाद। क्लियर? राजा शिव प्रसाद यहाँ पर नाम होगा, तो ये राजा शिव प्रसाद द्वारा की गई। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि बनारस अखबार के संस्थापक कौन है, तो आप कहेंगे कि राजा शिव प्रसाद। राजा शिव प्रसाद को दोस्तों सितारे हिंद भी कहा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इनको सितारे हिंद भी कहा जाता है, ये याद रखेंगे। क्लियर? इसके अलावा दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए उत्तर प्रदेश का उर्दू का पहला दैनिक पत्र, उर्दू का अगर पहला दैनिक पत्र पूछा जाए तो सरदल अखबार। क्लियर? इंपॉर्टेंट है सरदल अखबार। सरदल अखबार हिंदी का पहला है और इसके संस्थापक पूछा जाए तो दोस्तों प्रोफेसर सीफेंक इसके संस्थापक हैं। और ये कब हुई थी? ये दोस्तों 1848 में इसका प्रकाशन हुआ था। इसके अलावा दोस्तों हम और डिस्कस करें, एक ब्लैंक पेज जोड़ते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर हम और पत्र की हम बात करें तो अगर आपसे, अच्छा ये तो उत्तर प्रदेश का हुआ, अगर आपसे पूछा जाए इंडिया का पहला, इंडियाज फर्स्ट हिंदी पत्र। क्लियर? या पूछा जाए कि इंडिया का पहला हिंदी का अखबार कौन सा है, तो आप बताएंगे उदंत मार्तंड उत्तर इंडिया का पहला हिंदी अखबार है जिसको प्रकाशित किया था जुगल किशोर शुक्ल ने। क्लियर? कौन है? जुगल किशोर शुक्ल। क्लियर? इंपॉर्टेंट है। और ये है कहाँ के? ये फ्रॉम कानपुर, ये कानपुर के हैं। जुगल किशोर जी कहाँ के थे? ये कानपुर के थे। इसके अलावा दोस्तों आपसे पूछा जाए इंडिया का, भारत का उर्दू का पहला अखबार। हम लोगों ने उत्तर प्रदेश का तो जान लिया, अगर हम
पूरे भारत का देखें तो भारत का उर्दू का अगर अखबार देखें तो जिसका नाम है जामे जहानुमा। क्लियर? जाम ए जहानुमा इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ये उर्दू का पहला अखबार है पूरे भारत का। क्लियर? और ये कब किया गया था? इसको 1822 में कहां से किया गया था? कलकत्ता से। क्लियर? इसका प्रकाशन कलकत्ता से होता था। और इसके अगर हम संस्थापक की अगर हम बात करें या संपादक की बात करें तो सदा सुखलाल। क्लियर? सदा सुखलाल। और सदा सुखलाल यूपी के मिर्जापुर से थे, इस बात को भी याद रखेंगे। इसके अलावा दोस्तों अगर हम लोग बात करें, कुछ पत्रिकाएं हैं जो अलग अलग जिलों से प्रकाशित होती हैं। जैसे कि अगर हम बात करें सुधाकर, सुधाकर एक पत्रिका है, इसका प्रकाशन वाराणसी से होता था। क्लियर? सुधाकर का कहां से होता है? वाराणसी से, याद रखेंगे। ठीक है। इसके अलावा दोस्तों पूछा जाता है भारत पत्रिका। भारत पत्रिका की अगर हम बात करें तो इसका प्रकाशन जो है लखनऊ से होता है, ये याद रखेंगे। इसके अलावा दोस्तों आनंद कादम्बरी। क्लियर? आनंद कादम्बिनी। आनंद कादम्बनी पत्रिका की अगर हम बात करें तो इसका प्रकाशन जो है मिर्जापुर से होता था। कहां से होता था? मिर्जापुर से। ब्राह्मण नाम की पत्रिका पूछी जाए तो आप कहेंगे ये आपकी कानपुर से होती थी। क्लियर? ब्राह्मण पत्रिका का प्रकाशन कहां से होता था? कानपुर से होता था। इसके अलावा दोस्तों प्रताप, प्रताप नाम की पत्रिका की अगर हम बात करें तो इसका भी प्रकाशन कानपुर से होता था। और इसको कौन करते थे? इसका प्रकाशन जो है गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा किया जाता था। गणेश शंकर विद्यार्थी इसके संस्थापक थे। गणेश शंकर विद्यार्थी। क्लियर? ये कुछ इंपॉर्टेंट पत्रिकाएं, याद रखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश जमींदार उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950 अंतर्निहित है। ये अधिनियम किस में अंतर्निहित है? ये दोस्तों नवीं अनुसूची में अंतर्निहित है, याद कर लेंगे। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 14 की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि नवंबर 2024 में उत्तर प्रदेश विधानसभा के अतिरिक्त 10 सीटों में से 9 सीटों के लिए उपचुनाव में भाजपा ने कितनी सीटें जीती? दोस्तों 10 सीटों में 9 सीटों में उपचुनाव हुए, जिनमें से 7 सीटें बीजेपी जीती और बची हुई 2 सीटें समाजवादी पार्टी यानी कि एसपी जीती। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 इज अ राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का एक छोटा शहर वो कौन सा है जो अपनी लाल मिट्टी के सजावटी बर्तनों के लिए जाना जाता है? तो दोस्तों ये आपका चुनार जाना जाता है। क्लियर? और चुनार है कहाँ? चुनार आपका मिर्जापुर में है। क्लियर? कहाँ पर है? मिर्जापुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चुनार इज अ राइट आंसर। अगर हम लोग मिर्जापुर की अगर हम बात करें तो मिर्जापुर एक मंडल है और मिर्जापुर मंडल के अंतर्गत कितने जिले आते हैं? 3 जिले आते हैं, इस बात को याद रखेंगे। ये मंडल पूछा जाता है किस कौन सा जिला किस मंडल के अंतर्गत आता है। क्लियर? तो अगर हम लोग बात करें इसके अंतर्गत मिर्जापुर आता है, इसके अंतर्गत आपका सोनभद्र आता है और आपका भदोई। भदोई जिसका नाम पहले संत रविदास नगर था, ये वही भदोई है। क्लियर? बाकी अगर हम मिर्जापुर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भृतहरि मंदिर, भृतहरि मंदिर कहाँ पर है? ये आपका मिर्जापुर में। बिंदुवासिनी मंदिर, बिंदुवासिनी मंदिर इंपॉर्टेंट है। बिंदुवासिनी मेला भी यहाँ लगता है और यहाँ पर मंदिर भी है। क्लियर? कहाँ पर है ये? मिर्जापुर में है। यहाँ पर दोस्तों कजरी महोत्सव, कजरी लोकगीत, कजरी लोकगीत कहाँ का है? मिर्जापुर का एक लोकगीत है। दोस्तों मिर्जापुर में एक आपका जलाशय है जिसका नाम है मेधा जलाशय बांध। क्लियर? मेधा नहीं, मेजा जलाशय बांध। मेजा जलाशय बांध कहाँ है? मिर्जापुर में। और ये किस नदी पर है? ये आपका बेलन नदी पर है, इस बात को याद रखेंगे। कहाँ पर है? बेलन नदी पर। इसके अलावा दोस्तों मिर्जापुर में अगर और हम देखें तो यहाँ पर दोस्तों सिरसी जलाशय है। सिरसी जलाशय कहाँ पर है? सिरसी जलाशय। तो आप कहेंगे कि सिरसी जलाशय आपका मिर्जापुर में। इसके अलावा टांडा, टांडा जलाशय कहाँ पर है? टांडा जलाशय आपका मिर्जापुर में है, इस बात को याद रखेंगे। बाकी यहाँ पर दोस्तों जिरगो बांध है,
जिरगो बांध। क्लियर। जिरगो डैम कहाँ है? जिरगो डैम आपका मिर्जापुर में है। अहरोरा डैम, अहरोरा डैम कहाँ पर है? अहरोरा डैम आपका मिर्जापुर में, इस बात को याद रखेंगे। क्लियर। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। अच्छा, यहाँ का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट देखें, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, तो कालीन यहाँ का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है, इस बात को भी याद रखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? आप सभी लोग जानते हैं ये वृंदावन में है, जो मथुरा में पड़ता है। बाकी बांके बिहारी मंदिर को दोस्तों FCRA लाइसेंस भी मिला है। क्लियर, लाइसेंस इंपॉर्टेंट है। भारत का मंदिर, उत्तर प्रदेश का किस मंदिर को पूछा जाएगा FCRA लाइसेंस मिला है, तो आप कहेंगे बांके बिहारी मंदिर। बाकी FCRA की अगर हम बात करें तो FCRA का फुल फॉर्म होता है, लिख लेंगे आप, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेटिंग एक्ट 2010। ये एक सर्टिफिकेट है, एक लाइसेंस है, जो मंदिर को ये अनुमति देता है कि वो विदेश से फंड ले सकता है, तो ये वो आपका है। क्लियर। और ये 5 साल के लिए वैलिड होता है, 5 ईयर के लिए वैलिड होता है, इस बात को याद रखेंगे। तो ये बांके बिहारी मंदिर को अभी मिला है, इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 17 की तरफ। प्रश्न नंबर 17 क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश राज्य कब अस्तित्व में आया? क्लियर। तो उत्तर प्रदेश राज्य की अगर हम हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो दोस्तों पहले क्या था कि उत्तर प्रदेश को 1836 से, क्लियर, 1836 से अगर हम बात करें तो इसको उत्तर पश्चिमी प्रांत से जाना जाता था। क्या कहा जाता था? उत्तर पश्चिमी प्रांत। क्लियर। 1836 से इसे उत्तर पश्चिमी प्रांत कहा जाता था। फिर इसको 1877 से इसका नाम चेंज हो गया और फिर इसको कहा जाने लगा उत्तर पश्चिमी प्रांत एवं अवध। क्या कहा जाने लगा? उत्तर पश्चिमी प्रांत एवं अवध कहा जाने लगा। कब? 1877 से। फिर आगे फिर समय बढ़ा, फिर 1902 से क्या हुआ? 1902 से इसे जो है आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत कहा जाने लगा। क्या कहा जाने लगा? आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत। संयुक्त प्रांत कब से कहा जाने लगा? 1902 से कहा जाने लगा, इस बात को याद रखेंगे। फिर क्या हुआ आगे चलकर इसको दोस्तों 1 अप्रैल 1937 से, 1 अप्रैल 1937 से इसका नाम जो है केवल संयुक्त प्रांत कहा पड़ा। केवल क्या पड़ा? संयुक्त प्रांत। तो 1 अप्रैल 1937 से उत्तर प्रदेश को संयुक्त प्रांत कहा जाता था। फिर आगे चलकर फिर समय हुआ, फिर आगे बढ़कर क्या हुआ? 24 जनवरी 1950 को उत्तर संयुक्त प्रांत से इसका नाम पड़ गया उत्तर प्रदेश, नाम पड़ा। क्लियर। उत्तर प्रदेश नाम कब पड़ा उत्तर प्रदेश का? 24 जनवरी 1950। इंपॉर्टेंट है, ये डेट याद रखेंगे। फिर इसके अलावा पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन कब हुआ? तो 1 नवंबर 1956 को राज्य का पुनर्गठन हुआ। राज्य का पुनर्गठन हुआ, याद रखेंगे। पुनर्गठन कब हुआ? 1 नवंबर 1956। फिर आगे चलकर दोस्तों 9 नवंबर सन 2000 को उत्तर प्रदेश राज्य का क्या हो गया? विभाजन हो गया है। तो राज्य का विभाजन पूछा जाएगा कि उत्तर प्रदेश राज्य का विभाजन कब हुआ, तो आप कहेंगे कि 9 नवंबर सन 2000 को। और कितने जिलों को काटकर विभाजन हुआ था? तो 13 जिलों को अलग करके, जो पहाड़ी जिले थे, तो उनसे बना आपका उत्तराखंड। क्लियर। उत्तरांचल नाम से बना था, उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड हो गया। तो ये तो रही पूरी कहानी। अगर इसमें दोस्तों ऑप्शन 4 होते, तो यहाँ पर ये पूछा उत्तर प्रदेश कब अस्तित्व में आया, तो उत्तर प्रदेश नाम से तो ये ऐसे तो 24 जनवरी 1950 को आया। अगर 4 ऑप्शन होते तो हम ये मान लेते, इसमें सब में तो यही एक ईयर है ना। लेकिन यहाँ पर 5 ऑप्शन के हिसाब से इसका राइट आंसर ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि उत्तर प्रदेश नाम से तो ये आपका 24 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया। क्लियर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ई इज राइट आंसर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 18, उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान लखनऊ द्वारा वर्ष 2022 का विश्व भारती पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो 2022 का विश्व भारती पुरस्कार जो है वो प्रोफेसर
रहेश बिहारी द्विवेदी जी को दिया गया। और ये जो है जबलपुर से के रहने वाले हैं, इस बात को याद रखेंगे। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 19 की तरफ। प्रश्न नंबर 19 क्या कह रहा है कि प्रदेश का कौन सा लोक संगीत जीवन चक्र के रंग पटल का हिस्सा है, जो बच्चे के जन्म के अवसर पर मनाने के लिए गाया जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। जब बच्चे का जन्म होता है तब ये गीत गाया जाता है, वो कौन सा है? क्या आपका कहरवा है, चनैनी, कजरी या सोहर? तो दोस्तों ये आपका आंसर हो जाएगा सोहर। क्लियर? सोहर को बच्चे के जन्म के अवसर पर गाया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। 20वां प्रश्न और आज का अंतिम प्रश्न। छठ पूजा में किस भगवान की पूजा की जाती है, जो उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार के एक बहुत महत्वपूर्ण त्योहार है? क्लियर? तो छठ पूजा मेनली जो है बिहार में मनाई जाती है, यूपी में भी और झारखंड में भी। तो दोस्तों इसमें किसकी पूजा की जाती है? इसमें दोस्तों भगवान रवि या सूर्य की पूजा की जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर। क्लियर? ये दोस्तों 20 प्रश्न थे यूपी स्पेशल। उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको समझ में आया होगा। जितना भी बताया गया उतना आप 1 से 2 बार याद कर लें या नोट्स बना लें। इम्पोर्टेंट है और इससे आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा। सो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। और इसकी पीडीएफ अगर डाउनलोड करनी है तो आप इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएँगे तो वहाँ पर कमेंट बॉक्स में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ पर आपको टेलीग्राम लिंक मिलेगा, वहाँ से जॉइन करके आप पीडीएफ इसकी डाउनलोड कर सकते हैं। सो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।